हेलो फ्रेंड्स, मोनोटोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गैस्ट्रिक एनालिसिस। गैस्ट्रिक के बारे में जानते होंगे फ्रेंड्स। जो हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर जो आपका HCl रिलीज हो रहा है वो आपके खाने को क्या कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा गैस्ट्रिक एनालिसिस है, जो हमारे गैस्ट्रिक से रिलेटेड है, हमारी बॉडी से रिलेटेड है, आज की इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि हम गैस्ट्रिक एनालिसिस किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर। इंट्रोडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन है, गैस्ट्रिक एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ टेस्ट यूज्ड टू एनालाइज द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक। तो स्टमक का जो कंटेंट है हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं टेस्ट के थ्रू। दैट इज अ गैस्ट्रिक एनालिसिस। द कंप्लीट सीरीज इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व है कलेक्टिंग रेसिडुअल गैस्ट्रिक फ्लूइड फ्रॉम अ फास्टिंग पेशेंट। जब कोई पेशेंट फास्टिंग में होगा तो उसका जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है उसको कलेक्ट किया जाता है। कलेक्टिंग बेसल सिक्रेशन एवरी 15 मिनट फॉर 4 आवर्स। तो हम क्या करते हैं, जो बेसल सिक्रेशन होता है उसको कलेक्ट करते हैं 15 मिनट के लिए, 4 घंटे तक, ठीक है। इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग दैट स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट। तो बेसिकली क्या होता है, जो इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसमें जो ड्रग क्या है, एस्टिमुलेट होता है, गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट होती है। कलेक्टिंग स्टमक सिक्रेशन एवरी 15 मिनट फॉर 90 मिनट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टमक सिक्रेशन है वो हम हर 15 मिनट में कलेक्ट करते हैं 90 मिनट के लिए। The appearance blood bile pH volume millimoles of H plus per liter millimoles or of H plus per volume and millimoles of H plus per of each specimen is then evaluated। तो बेसिकली क्या होगा, जो इसका अपीयरेंस होगा इसके अंदर जो ब्लड है, बाइल है, पीएच है, वॉल्यूम है, मिलीमोल्स H पर लीटर है, ठीक है, वॉल्यूम है। तो इसमें क्या होगा, जो स्पेसिमेन है वो उसके अंदर इवेल्युएटेड होगा। तो पर्पस क्या है इसका, इसका पर्पस है अ गैस्ट्रिक एनालिसिस इज परफॉर्म टू इवेल्युएट गैस्ट्रिक फंक्शन बाय मेजरिंग द कंटेंट ऑफ अ फास्टिंग पेशेंट स्टमक द फोर एसिडिटी, अपीयरेंस एंड वॉल्यूम। तो बेसिकली क्या हो गया, जो गैस्ट्रिक एनालिसिस होता है वो परफॉर्म करता है, इवेल्युएट करता है गैस्ट्रिक फंक्शन को। इसमें क्या क्या मेजर करते हैं, जो फास्टिंग पेशेंट है उसके स्टमक में एसिडिटी कहाँ से अपीयर हो रही है और कितने वॉल्यूम में है। तो गैस्ट्रिक जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में वहाँ पे सैंपल जो है वो कलेक्ट करते हैं, एंड जो गैस्ट्रिक एनालिसिस होता है वो सैंपल के थ्रू किया जाता है। द बेसल गैस्ट्रिक सिक्रेशन टेस्ट इज इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट विद ऑब्सिक्योर गैस्ट्रिक पेन। तो बेसिकली क्या होगा, अगर गैस्ट्रिक सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन ज़्यादा होने के कारण जो पेशेंट है उसके स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लूज ऑफ एप्टिटेट जो है वो भी लूज हो जाता है, एंड वेट लॉस भी होने लगता है। तो अगर आपके पेट में पेन रहेगा तो आप अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे, आपका जो इंटेस्टाइन है, आपका जो स्टमक है प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एसिडिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इट इज़ ऑल्सो यूटिलाइज फॉर सस्पेक्टेड पेप्टाइड अल्सर। तो अल्सर का केस आप जानते हैं कि अल्सर क्या होता है फ्रेंड्स। अल्सर में क्या होता है कि आपके स्टमक के अंदर HCl जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। अगर HCl क्या है वो प्रोड्यूस होते रहेंगे तो आपके स्टमक का जो एक लेयर है वो डैमेज हो जाता है, जो सबसे इनर लेयर होता है, ठीक है। तो इस केस को हम अल्सर कहते हैं। इसमें आप जब खाना खाते हैं तो आपके पेट में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होती है, जिसमें आप नॉर्मल पानी भी पीते हैं तो आपको तकलीफ होती है। तो उस केस में क्या होता है कि ये एक सिम्टम्स है जो अल्सर के टाइम पर आप देख सकते हो। The gastric acid stimulation that test is indicated when abnormalities are found during the basal secretion test। तो जो abnormalities है अगर आप फाउंड कर रहे हैं बेसल सिक्रेशन के टाइम पे, तो क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड टेस्ट स्टिमुलेट किया जाता है वहाँ पर। सो टेस्ट these abnormalities can be caused by a number of disorders including duodenal ulcer, pernicious anemia, gastric cancer। तो जो जैसे कि एबनॉर्मलिटीज़ हो गई, तो ये जो कॉज होते हैं, जो डिसऑर्डर्स आपको दिख रही हैं वो किस वजह से हो सकती हैं, इसमें काफ़ी सारे टेस्ट है जो जो डिजीज़ है वो इंक्लूड है डिसऑर्डर्स। ड्यूडेनल कैंसर, अल्सर जो है, ड्यूडेनल अल्सर के केस में भी आपको देखने को मिल सकता है। पर्नीशियस
पर्नीशियस एनीमिया जो है उस केस में भी एंड गैस्ट्रिक कैंसर के केस में भी देखने को मिल सकता है। सो व्हाइल दिस टेस्ट विल डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज, तो हम गैस्ट्रिक एनालिसिस करने से पहले एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करते हैं कि इनमें से तो कुछ नहीं है, तभी हम गैस्ट्रिक एनालिसिस करते हैं। एक्सरे किया जाता है एंड अदर स्टडीज ऑफ नेसेसरी टू ऑब्टेन द डेफिनेटिव डायग्नोसिस, तो और भी कोई अगर स्टडी में है कोई डेफिनेटिव डायग्नोसिस तो हम उसको भी परफॉर्म करते हैं। प्रिकॉशंस क्या है फ्रेंड्स? द बेसल एसिड आउटपुट टेस्ट एंड द गैस्ट्रिक एसिड स्टिमुलेट टेस्ट रिक्वायर गैस्ट्रिक इंट्यूबेशन थ्रू द माउथ और नेजल पासेस। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि जो गैस्ट्रिक एसिड स्टिमुलेट है, ठीक है, और गैस्ट्रिक इसमें क्या करते हैं, जो टेस्ट रिक्वायर होता है वो इंट्यूबेशन कहते हैं। गैस्ट्रिक इंट्यूबेशन में क्या होता है कि जो ट्यूब होती है वो माउथ या नेजल के थ्रू पास किया जाता है, ठीक है। बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत ही क्रिटिकल होता है, मीन्स कि अगर आपको कफ आ जाता है या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो ये टेस्ट होना पॉसिबल नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। सो नाइदर टेस्ट इज़ रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट विद द इसोफेगल प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है कि टेस्ट है जो रिकमेंड किया जाता है तो इसोफेगल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ऑर्टिक एन्यूरम एंड सीवियर गैस्ट्रिक हेमोरेज ऑफ द और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा ही सेंसिटिव टेस्ट होते हैं जो इंट्यूबेशन टेस्ट है, ठीक है। सो द गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट टेस्ट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड इन पेशेंट हु आर सेंसिटिव टू पेंटागैस्ट्रिन। सो पेंटागैस्ट्रिन क्या है? द ड्रग यूज टू स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट। अगर गैस्ट्रिक एसिड को स्टिमुलेट करने के लिए आप कोई ड्रग ले रहे हैं जिसको हम पेंटागैस्ट्रिन कहते हैं, तो उस पेशेंट को हम रिकमेंड नहीं करते गैस्ट्रिक एनालिसिस टेस्ट करवाने के लिए, ओके। बेसल गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, सो द पेशेंट शुड बी फास्टिंग ओवरनाइट। जो बेसल गैस्ट्रिक सिक्रेशन एसिड सिक्रेशन है टेस्ट, वो हम करते हैं पेशेंट को पहले हम ओवरनाइट फास्टिंग करवाते हैं 12 घंटे के लिए। सपोज करो कि रात को अगर उन्होंने 10 बजे खाना खाया है तो मॉर्निंग में वो 10 बजे सैंपल देंगे, ठीक है। सो द पेशेंट इन अ सिटिंग पोजीशन, तो पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन में होना चाहिए जब आप उनका सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। स्पेसिमेन आर ऑब्टेन्ड एवरी 15 मिनट फॉर अ पीरियड ऑफ 90 मिनट्स। जैसा कि हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि जो स्पेसिमेन है वो हम हर 15 मिनट में लेते हैं 90 मिनट के लिए, ठीक है। 90 मिनट के अंदर आपके 15-15 मिनट में सारे सैंपल कलेक्ट हो जाते हैं। The first two specimens are examined visibly for the blood and volume, but are discarded to eliminate gastric content that might be affected by the stress of the intubation process. तो क्या होगा कि जो फर्स्ट टू स्पेसिमेन है उसको हम एग्जामिन करेंगे विजिबिलिटी के लिए, जो ब्लड और वॉल्यूम है उसके लिए। बाकी जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको एलिमिनेट कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे ताकि वो इंट्यूबेशन प्रोसेस में इफेक्ट ना करे। सो दी पेशेंट इज अलाउ नो लिक्विड ड्यूरिंग द टेस्ट। तो पेशेंट को अलाउ किया जाता है कि वो कोई भी लिक्विड ना ले टेस्ट के दौरान। एंड सलाइवा मस्ट बी इजेक्टेड टू अवॉइड डाइल्यूटिंग द स्टमक कंटेंट, और जो है सलाइवा को इजेक्ट अवॉइड किया जाता है जब स्टमक कंटेंट के अंदर जो डाइल्यूट ना हो जाए। सो द फाइनल 4 स्पेसिमेंस कलेक्टेड, इसके बाद क्या है कि 4 स्पेसिमेन जो है कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ईच सैंपल इज titrated to pH 3.5 using 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबको क्या है टाइट्रेटेड किया जाता है, पीएच कितना होता है इसका 3.5 पीएच होता है जो कि एसिडिक है, एंड यूज 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो द मिलीमोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ईच सैंपल आर कैलकुलेटेड फ्रॉम दी। तो हम जो मिलीमोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस सैंपल कैलकुलेट करेंगे वो हम करेंगे। सो एक्लोरहाइड्रिया क्या है फ्रेंड्स कि एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज absent फ्रॉम द सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द स्टमक। तो यहाँ पर क्या है कि एक्लोरहाइड्रिया क्या है, यहाँ पर जो एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एब्सेंट है सिक्रेशन में, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट कर रहा है स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक जो सिक्रेशन हो रही है हमारे स्टमक के अंदर, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो सिक्रेशन नहीं कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है। तो उस कंडीशन को कहते हैं एक्लोरहाइड्रिया। यहाँ पर एक टर्म मैंने बताया आपको, जो इंट्यूबेशन का प्रोसेस होता है। इंट्यूबेशन है इंसर्शन ऑफ अ ट्यूब इनटू अ बॉडी कैनल और अ होलो ऑर्गन एज इनटू द स्टमक। तो क्या होता है कि एक इंट्यूबेशन एक ऐसा इंसर्शन प्रोसेस है जिसमें एक ट्यूब को बॉडी के अंदर, कैनल के अंदर क्या है, होलो ऑर्गन में इंसर्ट किया जाता है थ्रू द स्टमक, ठीक है। सो सबक्यूटेनियलसी, सबक्यूटेनियलसी क्या है कि अंडर द स्किन, स्किन के अंदर, उसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियलसी।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक टर्म भी पढ़ा है, परनीशियस एनीमिया. सो वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ एनीमिया कॉज बाय inadequate absorption of B12 symptoms include tightening in the hand, leg and feet, spastic movement, weight loss, confusion and depression and decrease intellectual function. तो बेसिकली क्या होगा, जो परनीशियस एनीमिया हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है कि मेन टाइप ऑफ एनीमिया है जिसके अंदर क्या होता है कि जो B12 का एब्जॉर्प्शन होता है वो उसमें क्या होता है कि इनएडिक्वेट हो जाता है, कम हो जाता है. तो इसके वजह से काफ़ी सारी डिजीज़ या सिम्टम्स हमें देखने को मिलती हैं. ज़ुलेंजर एल्सन सिंड्रोम. ज़ुलेंजर एल्सन जो सिंड्रोम है हमारा, ये क्या है फ्रेंड्स? अ रेयर कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर एंड recurrent peptic ulcer in the stomach, duodenum and the upper small intestine caused by a tumor or tumors usually found in the pancreas. तो बेसिकली क्या होगा कि ये एक रेयर कंडीशन है, रेयर कंडीशन को करेक्टराइज करता है जिसके अंदर जो बेसिकली पेप्टिक अल्सर होता है, जो स्टमक के अंदर हो सकता है, ड्यूडेनम के अंदर हो सकता है, आपका अपर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो सकता है, ये कॉज करता है ट्यूमर. ठीक है, और ट्यूमर्स का, और जो यूजुअली किसके अंदर फाउंड होगा, आपका पेनक्रियास के अंदर फाउंड होगा. सो द ट्यूमर सिक्रेट द हार्मोन गैस्ट्रिन. तो जो ट्यूमर फॉर्म हो रहा है फ्रेंड्स, वो क्या सिक्रेट कर रहा है, हार्मोन गैस्ट्रिन प्रोड्यूस कर रहा है. सो विच स्टिमुलेट द स्टमक एंड ड्यूडेनम टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड. तो ये क्या करता है, जो स्टिमुलेट करता है स्टमक को कि वो लार्ज अमाउंट में एसिड को प्रोड्यूस करे. ठीक है, तो इससे क्या होगा, लीडिंग टू अल्सरेशन. तो ये यहाँ पर अल्सरेशन कॉज होगा. अगर एक्स्ट्रा क्वांटिटी में आपके स्टमक में एसिड रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जो स्टमक है वहाँ पर जो पीएच है वो काफ़ी एसिडिक हो चुका है, जो आपका स्टमक का इनर लेयर उसे सर्वाइव नहीं कर पा रहा है. ठीक है, उसे कंसीव नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्सरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो मोस्ट ऑफन कैंसरस द ट्यूमर मस्ट बी रिमूव्ड सर्जिकली, अदरवाइज टोटल सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्टमक इज नेसेसरी. तो इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो कैंसरस होता है, ठीक है, कैंसरस ऑर्गन ले लो, कैंसरस पार्ट ले लो, जहाँ पे कैंसर कॉज हुआ है उसको रिमूव कर देते हैं सर्जिकली थ्रू. अदरवाइज अगर वो नहीं होता है, सर्जिकली के थ्रू पूरा का पूरा स्टमक ही रिमूव करना पड़ता है. ठीक है, सो एनालिसिस एंड कैलकुलेशंस. तो इसका एनालिसिस और कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं. सो द अपीयरेंस, ब्लड, बाइल, पीएच, वॉल्यूम, मिलीमाइल्स ऑफ H प्लस पर लीटर, मिलीमोल्स ऑफ H प्लस पर वॉल्यूम एंड मिलीमोल्स ऑफ फ्री H प्लस पर आवर ऑफ ईच स्पेसिमेन आर देन इवेल्युएटेड. तो सभी क्या होते हैं, इवेल्युएट हो जाते हैं. अब सपोज कीजिए कि जो यहाँ पर क्या है, H प्लस आयंस क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हम पीएच की बात कर रहे हैं. ठीक है, पीएच जब हम मेजर करते हैं वहाँ पे H प्लस आयंस देखते हैं हम. ठीक है, सो इन एडिशन द बेसल एसिड आउटपुट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BaO भी कहते हैं, बी बेसल एसिड आउटपुट इज कंप्यूटेड एज इन द मैक्सिमल एसिड आउटपुट. तो हम जो इसका आउटपुट लेते हैं वो हमारा क्या होता है, मैक्सिमल एसिड आउटपुट और पिक एसिड आउटपुट. तो बेसल जो एसिड आउटपुट होता है वो बेसल होगा, मैक्सिमल होगा जो मैक्सिमम आउटपुट हो रहा है एसिड का, एंड पिक एसिड आउटपुट जो पिक कर रहे हैं. तो ये बेसिकली 3 तरह के हैं, BaO, MoA एंड PaO. इसको हम कैलकुलेट करते हैं. तो बेसिकली गैस्ट्रिक सिक्रेशन के अंदर हम यही देखते हैं कि जो हमारा एसिड सिक्रेशन हो रहा है बेसिकली हर टाइम में, हर 15 मिनट कितने कितने परसेंट हो रहा है, या कितना कितना अमाउंट में, क्वांटिटी में हो रहा है. सो BaO बेसल एसिड आउटपुट जो है हमारा इज कैलकुलेटेड बाय एवरेजिंग द आउटपुट ऑफ द 3 क्लोजेस्ट सैंपल. तो बेसिकली जो हमने फर्स्ट 3 सैंपल लिया है उससे हम जो बेसल एसिड आउटपुट है वो हम कैलकुलेट करते हैं. MaO इज कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ द 4 स्पेसिमेन. जो 4 स्पेसिमेन का एवरेज आएगा उससे हम मैक्सिमल एसिड आउटपुट जो है वो मेजर करेंगे. एंड PaO जो है हमारा पिक एसिड आउटपुट, ये हम कैलकुलेट करते हैं टेकिंग द मीन ऑफ द 2 हाईएस्ट पोस्ट. जो 4 जो हमने सैंपल लिए हैं उनमें से जो 2 हाईएस्ट पोस्ट होंगे उनमें क्या है कि उनमें से जो स्टिमुलेशन वैल्यू आएंगी वो हम पिक एसिड आउटपुट में कैलकुलेट करेंगे. इसका प्रिपरेशन क्या होगा फ्रेंड्स, द पेशेंट शुड बी फास्टिंग, नथिंग टू ईट और ड्रिंक आफ्टर द इवनिंग मील. सो ऑन द डे prior to the test but may have water up
to 1 hour before the test। तो अब क्या करेंगे, जो हम वाटर देंगे वो आफ्टर टेस्ट देंगे, 1 घंटे बाद, बिफोर, ठीक है। सो मे हैव वाटर अप टू 1 hour बिफोर द टेस्ट। तो वो 1 गिलास पानी आप दे सकते हो उनको, ठीक है। मे हैव वाटर अप टू 1 hours, ठीक है, बिफोर टेस्ट। बिफोर टेस्ट के पहले भी आप उसको पानी दे सकते हो, बिकॉज क्या है कि जो 12 आवर्स का है उसको फास्टिंग की ज़रूरत होती है। तो आफ्टर केयर क्या करना है फ्रेंड्स, सच कॉम्प्लिकेशंस एज नोजिया, वोमिटिंग एंड एबनॉर्मल डिस्टेंशन और पेन आर पॉसिबल फॉलोइंग रिमूवल फॉर द गैस्ट्रिक ट्यूब। जब हम गैस्ट्रिक ट्यूब निकालेंगे, जो हमारा गैस्ट्रिक ट्यूब है जो हमने अंदर डाला था स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए, जब आप उसे रिमूव करोगे तो उससे उनको नोजिया भी हो सकता है, वोमिटिंग भी आ सकती है और पेन भी हो सकता है। सो इफ द पेशेंट हैज़ अ सोर थ्रोट, सूथिंग लेंजिंग मे बी गिवन। सो दी यहाँ पर क्या है कि पेशेंट को कुछ सूथिंग के लिए लॉजनिंग में भी उसको दिया जाता है। सो द पेशेंट में ऑल्सो रिज्यूम द यूजुअल डाइट एंड एनी मेडिकेशंस दैट वेयर वाइल हेल्थ फॉर द टेस्ट। तो बेसिकली क्या होता है, जब टेस्ट करवाते हैं उसका तो पेशेंट को जो है रिज्यूम दिया जाता है, यूजुअली डाइट प्लान दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई टेस्ट कराने जाते हैं, कोई सीवियर कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आपको एक डाइट चार्ट दिया जाता है, उसके थ्रू आपको अपना जो हाइजीन है वो मेंटेन करना होता है, ठीक है। सो इसमें कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं फ्रेंड्स, देयर इज अ स्लाइट रिस्क दैट द गैस्ट्रिक ट्यूब में बी इंसर्टेड improperly entering the trachea instead of the esophagus। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने जो ट्यूब है, जो आपको ट्यूब इंसर्ट करनी है ईसोफेगस के अंदर, अगर वो गलती से ट्रैकिया में एंटर हो गया, तो क्या होता है ना कि जो ईसोफेगस होता है वो जस्ट इधर होता है, स्टमक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो ट्यूब्स होती है, जो ईसोफेगस की ट्यूब जाती है यहाँ पे फेफड़ों वाली, ठीक है, जो ट्रैकिया होते हैं यहाँ पे फेफड़े होते हैं ऐसे ऐसे। तो जो अगर ट्रैकिया वाले रास्ते में वो पाइप चली गई, सपोज कीजिए, वैसे जानी नहीं चाहिए, अगर आप एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं तो उस केस में क्या होता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और इससे उसकी जान भी जा सकती है। सो इफ दिस हैपन्स द पेशेंट में एक्सपीरियंस डिफिकल्टी ब्रीथिंग और अ कफिंग स्पेल अंटिल द ट्यूब इज प्रॉपरली इंसर्टेड। अगर आपको लग रहा है कि ये गलती से आपका ट्रैकिया में इंसर्ट हो गया है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप जल्दी से उसे रिमूव करें, ठीक है। प्रॉपर तरीके से अगर इंसर्ट हो गया तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो फ्रेंड्स, इसके रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने जो है जो सैंपल्स कलेक्ट किए हैं गैस्ट्रिक एनालिसिस के अंदर, सो हमने उसकी किस तरीके से उसकी वैल्यूज हम डिस्कस करेंगे। सो रेफरेंस वैल्यूज फॉर द बेसल एसिड आउटपुट टेस्ट एंड गैस्ट्रिक एसिड स्टिमुलेट टेस्ट वेरी टू लेबोरेटरी बट आर यूजुअली विद इन द फॉलोइंग रेंजेस। तो फ्रेंड्स, अगर रेंजेस की बात करें तो हम काफ़ी टेस्ट कराते हैं, जो हर जगह की रेंजेस अलग अलग होती हैं, बट कुछ कुछ सिमिलर होते हैं। सो ये रेफरेंस है, रेफरेंस रेंज है। तो अगर हम फास्टिंग वॉल्यूम देखें तो हमारा 20 ml से 100 ml तक होता है। फास्टिंग का पीएच देखें तो लेस देन 2 होता है पीएच, ठीक है। BaO बेसल एसिड आउटपुट, ये मैन के अंदर होता है 0 to 5 मिलीमोल पर आवर्स, ठीक है। एंड बेसल एसिड आउटपुट वुमेन के अंदर 0 to 4 मिलीमोल पर आवर होता है। एंड मैक्सिमल एसिड आउटपुट जो है मैन के अंदर वो 5 to 26 मिलीमोल पर आवर होता है। एंड मैक्सिमल आउटपुट एसिड आउटपुट ये होता है वुमेन के अंदर 7 to 15 मिलीमोल पर आवर। तो ये रेफरेंस रेंजेस है, जो हम टेस्ट करने के बाद जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें हम ये इसकी रेफरेंस रेंजेस है यहाँ हम देते हैं। अगर इस रेफरेंस रेंज के बाहर कोई वैल्यू आती है, सपोज कीजिए 5 to 10 हो गया, 12 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है। उस केस में डॉक्टर्स प्रिकॉशंस बताते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिकेशन देते हैं, ये सब सारी चीज़ें प्रोसेस स्टार्ट होती है। अदरवाइज अगर नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल ही दिया जाता है, ठीक है, और डाइट चार्ट दी जाती है। An abnormal basal acid output is considered non-specific and must be evaluated in the
कंजक्शन विद द रिजल्ट ऑफ अ गैस्ट्रिक एसिड स्टिमुलेशन टेस्ट। तो बेसिकली क्या होगा, जो हमारा अगर कोई एबनॉर्मल बेसिड एसिड आउटपुट आता है, ठीक है, तो ये नॉन स्पेसिफिक होगा और इसका जो रिजल्ट है गैस्ट्रिक एसिड स्टिमुलेट टेस्ट के अंदर आएगा। सो हाईओवर एवेलेटेड सिक्रेशन में सजेस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ अल्सर। तो अगर जो एलिवेट होता है सिक्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है, अल्सर सजेस्ट किया जाता है, काफ़ी सारे अल्सर यहाँ पे एंड मार्केडली इवेल्युएटेड रिजल्ट में भी सजेस्टेड टू ज़ोल्जर एल्सन सिंड्रोम। यहाँ पर ज़ोलेंजर जो एल्सन सिंड्रोम है वो भी यहाँ पे देखा जा सकता है। सो elevated gastric secretion level in the gastric acid stimulate test may be indicated to duodenal ulcer. Highest level of secretion suggest Jungler ulcer syndrome, a gastric secretion tumor. अब अगर ये फाउंड हो गया है कि आपका एबनॉर्मल वैल्यूज़ है, तो वहाँ पर कई सारे और भी सिंड्रोम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको अल्सर भी हो सकता है और जिंजर एल्सन सिंड्रोम भी हो सकता है, गैस्ट्रिन सिक्रेशन ट्यूमर भी हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे फाउंड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक एनालिसिस जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है फ्रेंड्स, खासकर जिनको ऐसी प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम है, मतलब कि आप खाना नहीं खा सकते हैं, आपके पेट स्टमक में पेन होता है, तो आप जाकर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेस्ट कराइए, ठीक है। सो फर्स्ट टेस्ट कराइए, मेडिकेशंस लीजिए, ट्रीटमेंट कराइए, देन आप कंफर्टेबल फील करेंगे। अदरवाइज़ ये क्या होता है कि ये और ज़्यादा ही बढ़ जाता है, ठीक है। अगर सपोज़ कीजिए ट्यूमर कॉज़ हुआ है, तो ट्यूमर क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगेगा, जिसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा था गैस्ट्रिक एनालिसिस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, शेयर को करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।